Hello student, welcome to Internet Programming Tutorial Series, and we can call also the full stack development series. That earlier lecture what we discussed about the installation libraries, and we can call also the how to install the Node, NPM, and then the React.js libraries, and then all. Already we discussed whole things on there in both the machines, Windows and Ubuntu, or that we call as a Linux. So today what we discuss about the folders and file structure. So how to find out the folder and file structure using both the way. You can open the Visual Studio Code, otherwise you go to the terminal, we go to the folder where we install the React.js libraries, okay, and you type code space dot, enter. Okay, what we got the Visual Studio Code here, otherwise we can open the file and open the folder in that way also. तो यहाँ पे सारे सब कुछ फोल्डर्स हमने दिए, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, सोर्स, और ये सब कुछ हमने देखा है यहाँ पे. ओके, तो इससे पहले रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने से पहले या रिएक्ट के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा बेसिक फंडामेंटल क्लियर करके लेते हैं कि डॉम ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, और उस डॉम ट्री स्ट्रक्चर का इस रिएक्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट होता है या नहीं होता है तो कैसे होता है. ओके, जैसे अगर मैं प्रेजेंटेशन में जाऊं, यहाँ पे अगर मैं रिएक्ट जेएस के बारे में मैंने बोला था कि इट प्रोवाइड्स द ओनली कंपोनेंट्स अपडेट इटसेल्फ. तो ये क्या है, प्रो कंपोनेंट्स क्या है, तो उससे पहले हमें देखना था कि ये फंडामेंटल व्हाट इज द डॉम एंड कंपोनेंट्स. तो अगर मैं डॉम कंसिडर करूं, सपोज इसे बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ओके, या मॉडल. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे कोई एक एप्लीकेशन है, कोई भी एक एप्लीकेशन है, आपकी वेबसाइट है या कोई आपकी कॉलेज की वेबसाइट है, तो आप क्या करते हैं कि उसका जब हम होम पेज देखते हैं तो होम पेज एज नथिंग एज अ लैंडिंग पेज, तो वहाँ पे उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जितने भी सारे टैग्स यूज़ किए, एलिमेंट्स यूज़ किए, वो हियरार्चिकल ऑर्डर से यूज़ किए. ओके, अगर मैं कोई एग्जाम्पल कंसिडर करूं यहाँ पे, जैसे कि मेरा एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर सकता हूँ यहाँ पे कि एक ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र के बीच में एक मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है सपोज कुछ भी XYZ, और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर की वेबसाइट है. तो न्यूज़पेपर अगर मुझे दिखाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है कि कोई भी एक न्यूज़ है, सपोज इंडिया वर्सेस न्यूज़ श्रीलंका की मैच है. ओके, तो इसका मुझे हेड टैग बनाना पड़ेगा, बराबर. उसके बाद उस न्यूज़ को मुझे ब्रीफ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो उसे मैं बोलूँगा पैराग्राफ यहाँ पे. तो ये सब कुछ कहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, इस ब्राउज़र के ऊपर दिखा रहा हूँ. तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स मैंने यूज़ किए थे, एक हेडर टैग यूज़ किया था, एक पैराग्राफ यूज़ किया था. ओके, और हेडर टैग में एक एट्रीब्यूट यूज़ किया था जो कि टेक्स्ट था. टेक्स्ट क्या था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका. और पैराग्राफ में भी मैंने एक टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट यूज किया था. उस एट्रीब्यूट में मैंने क्या किया, ये कंटेंट डाल दिया. तो फिर मैं एक कलर वाला भी एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, उसका कलर चेंज कर सकता हूँ. बट ये सारा सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, अभी इस ब्राउजर के ऊपर हो रहा है. तो एग्जैक्टली एज इट इज आपका डॉम क्या करेगा, ये इसी ऑर्डर से क्या करेगा, एक ट्री बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो किसे देगा, और ये कौन पढ़ेगा स्ट्रक्चर, एक आपका इंटरप्रेटर पड़ेगा, मतलब आपका ब्राउजर का जो इंटरप्रेटर होता है वो पढ़ेगा. तो ये पढ़ने के लिए उसको क्या मालूम होना चाहिए, इसका ट्री स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि हेडर के बाद आपका पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में आपने कौन से एट्रीब्यूट यूज किए हैं, सपोज टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज किया है, कलर एट्रीब्यूट यूज किया है, वो सारा उसको मालूम पड़ता है जब वो एज अ रेंडर करता है, जब वो इंटरप्रेटर पढ़ता है. ओके, तो ये चीज यहाँ पे उसको मालूम होनी चाहिए. तो बेसिक कोई एग्जांपल, हमने ये एग्जांपल लिया था. तो डॉम ट्री स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, रूट होता है. रूट मतलब कोई एप्लीकेशन है, ब्राउजर है, तो ब्राउजर स्टार्ट होता है आपका रूट से. तो वहाँ पे सबसे पहले HTML टैग होता है आपका. ओके, तो वहाँ से वो रेंडरिंग स्टार्ट करता है इंटरप्रेटर, मतलब पढ़ना स्टार्ट करता है. तो उसके बाद होता है आपके पास उसका ये डॉक्यूमेंट या HTML आपका पेरेंट हो गया. उसके बाद पहला चाइल्ड होता है उसका, यहाँ पे हेड टैग होता है. फिर उसके बाद दूसरा टैग कौन सा होता है उसका, चाइल्ड बॉडी टैग होता है. कौन सा, दो चाइल्ड्स होते हैं उसके HTML के, एक हेड और एक बॉडी. तो अगर हेड में जाऊँ अभी, तो हेड अभी क्या हो गया, पेरेंट हो गया. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हेड क्या हो गया, पेरेंट हो गया, और उसका
चाइल्ड हो गया कौन सा, टाइटल। तो टाइटल अगेन व्हाट, वो देखेगा। फिर उसके बाद मेटा, कौन सा मेटा टैग अगर आप यूज किया होगा तो मेटा टैग देखेगा। उसके बाद यहाँ पे लिंक टैग होता है। लिंक टैग मतलब क्या, कि अगर कोई CSS आपने एक्सपोर्ट किया है आपके इस पेज में तो वो टैग दिखता है। तो मतलब क्या, अभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे HTML एक पेरेंट है, ये दोनों उसके चाइल्ड है। अभी ये हेड इसका पेरेंट है और इसके ये चाइल्ड है। तो ये इस तरह से ये इंटरप्रेटर क्या करेगा, रेंडर करेगा ये पेरेंट उसके दो चाइल्ड, फिर ये पेरेंट उसके चाइल्ड। तो अगर बॉडी टैग में जाऊं मैं, ओके, तो बॉडी टैग में फिर से चाइल्ड बनेगा। ओके, बॉडी टैग में मैंने बोला था कि अगर न्यूज़पेपर है, ओके, तो उसके बीच में क्या बढ़ेगा, एक हेडर बनेगा। फिर उसके बाद और एक हेडर बन सकता है, मतलब और एक न्यूज़ हो सकती है ना, एक ही न्यूज़ नहीं है, बहुत सारे न्यूज़ हो सकते हैं। तो और एक हेड होगा, फिर पहले वाले हेड का जो टेक्स्ट है वो मैं दिखा दूंगा। फिर नेक्स्ट वाला जो हेड होगा उसके बीच में पैराग्राफ होगा। सिर्फ पहले एक न्यूज़ रहेगी, फिर उसके बाद अनदर एक एलिमेंट भी हो सकता है, उसका नाम है हेडर, उसके बाद में पैराग्राफ रहेगा। ओके, तो ये बन गया पहले वाले न्यूज़ का कलर, फिर दूसरे वाले पैराग्राफ का टेक्स्ट होगा। जैसे बोला था मैंने टुडे लाइव मैच, जो भी कुछ पैराग्राफ था उसका टेक्स्ट। ओके, फिर ये हो गया आपका क्या, नॉर्मल एज अ रूट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। मतलब ये अभी ये बॉडी क्या हो गया आपका, पेरेंट हो गया, ये एलिमेंट है, H1 क्या है, एलिमेंट है, और ये टेक्स्ट और कलर ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, हम इसे नोड भी बोलते हैं। ये क्या हो गए, नोड एट्रीब्यूट हो गए, ये एलिमेंट एट्रीब्यूट हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक ही न्यूज़ है, दो न्यूज़ है, एक हेड टेक्स्ट। ओके, सिर्फ हेडिंग लिया मैंने और उसको टेक्स्ट दे दिया और उसको कलर दे दिया। बट दूसरे में क्या है, दूसरे में हेड भी है और उसका पैराग्राफ भी है और उसका टेक्स्ट है, मतलब एक हियरार्चिकल स्ट्रक्चर बन गया। फिलहाल इतना ही ध्यान में रखो कि कोई आप एप्लीकेशन बनाते हैं ब्राउजर के ऊपर तो इस हियरार्चिकल ऑर्डर से आपका एप्लीकेशन बनता है। ओके, तो फिर कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट इज नथिंग एज व्हाट, अ कोर बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। मतलब ये रिएक्ट एप्लीकेशन में ही यूज होता है एक्चुअली, बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स। मतलब कि हमेशा मुझे क्या करना पड़ेगा, पीसेस ऑफ कोड भी बोल सकते हैं हम उसे, कि ये सारे पीसेस ऑफ कोड में क्या करूंगा, एक कंपोनेंट में रखूंगा, एक स्टैक में रखूंगा, और वो स्टैक को मैं हमेशा अगर दूसरा कोई सेम एज इट इज कंपोनेंट या स्टैक चाहिए तो मैं इस स्टैक को कॉल कर दूंगा। ओके, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम लिया था, अगर मैं ट्री स्ट्रक्चर से देखूं इसको तो क्या है, यहाँ पे अगर ट्री स्ट्रक्चर बनता है, सपोज यहाँ पे एक पैराग्राफ था, यहाँ पे आपका ये H1P टेक्स्ट, मतलब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो पैराग्राफ और टेक्स्ट, ये न्यूज हो गई इस तरह से। ओके, दूसरी न्यूज भी हो सकती है उसी पेज में। ओके, और उसका भी सेम कंटेंट रहेगा। ओके, उसका क्या रहेगा, हेड रहेगा, उसका पैराग्राफ रहेगा, उसका टेक्स्ट रहेगा। तो हमेशा मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट बनाऊंगा, हेडर बनाऊंगा, फिर पैराग्राफ बनाऊंगा, ओके, फिर उसका टेक्स्ट बनाऊंगा। तो इससे बेटर मैं क्या करूंगा, इससे H1P टेक्स्ट जो भी कुछ है इसका एक कंपोनेंट बनाऊंगा, एक स्टैक बनाऊंगा, और वो कंपोनेंट में इस यहाँ पे कॉल कर दूंगा। जैसे कि दूसरी न्यूज है हॉकी की। ओके, अगर हॉकी की न्यूज है तो मैं क्या कर सकता हूँ, हॉकी का जो भी हेडर है वो लगाऊंगा, उसके बीच में पैराग्राफ की हॉकी की मैच इतने इतने बजे यहाँ पे है, उसका मैं टेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो मुझे ये फिर से ये हेडर पी और टेक्स्ट डालने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ क्या करूंगा, इसको कॉल कर दूंगा, इस कंपोनेंट को, और उसका कंटेंट चेंज कर दूंगा, दैट्स इट, इतना ही है। जैसे कि अगर मैं देखूं कि कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, तो अगर मैं रिएक्ट के इस वेबसाइट पे जाऊं, रिएक्ट जेएस के react.js.org, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टोटली रिएक्ट है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये टोटली रिएक्ट है। ओके, जैसे कि ये डिक्लेरेटिव, ये आपका एक हेडर है और इसके बीच में एक पैराग्राफ है, पूरा ये पैराग्राफ। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर, ये कंपोनेंट बना के रखा है पहले ऑलरेडी यहाँ पे इस तरह से। ओके, तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। तो ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स मैंने 3 बार कॉल कर लिया, सिर्फ मैंने क्या किया, चेंज किया कंटेंट यहाँ पे हेडर का और इस पैराग्राफ का। ओके, इस हेडर का और इस पैराग्राफ का, दैट्स इट।
सिर्फ एक ही बार कॉल किया और दोनों यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए ऑटोमेटिकली। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना एग्जीक्यूशन, ये लेंदी था रेंडरिंग करने के लिए, इंटरप्रेटर को रेंडरिंग करने के लिए इन डॉम ट्री स्ट्रक्चर में। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन में मैंने बोला कि ये जो रेंडरिंग कर रहा था यहाँ पे, ये वाला, ये बहुत टफ था। यहाँ पे ये पहले हेड देखेगा, डॉक्यूमेंट, फिर बॉडी, ये वो सब कुछ, ओके, फिर बॉडी, हेडर, फिर ये फिर से अनदर कंपोनेंट्स का, या अनदर बॉडी का यहाँ पे हेडर, फिर पी, फिर टेक्स्ट, ये सारा रेंडरिंग करना बहुत टफ था। तो उससे बेटर यहाँ पे क्या आ गया कि अगर वेबसाइट में कंसीडर करूँ मैं यहाँ पे, ओके, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल वेबसाइट कैसे बनती है, हेडर होता है, ये ट्री के बारे में हो गया, ओके। एक्चुअल ब्राउजर में कैसे दिखता है वो बारे में हम बोल रहे हैं अभी, ओके। तो सबसे पहले नॉर्मल वेबसाइट कैसे बनती है, उसका हेडर होता है, फिर नेविगेशन मेनू होता है, उसके बाद उसकी एक बॉडी होती है, लेफ्ट साइड बॉडी होती है। आप उसके बीच में बहुत सारे बॉडी ले सकते हैं, बट मैंने फिलहाल एक जनरल स्ट्रक्चर लिया, लेफ्ट साइड बॉडी, मतलब ये न्यूज़ है, ओके। इस बॉडी में मैं एक हेड डाल सकता हूँ और उसके बाद उसका पैराग्राफ डाल सकता हूँ। उसके बाद अनदर राइट साइड बॉडी है, उसमें बहुत बड़ी हेडर की लाइन हो सकती है, उसके बाद फिर इसमें यहाँ पे पैराग्राफ हो सकता है, और लास्ट में होता है आपका फुटर, ओके। ये स्ट्रक्चर होता है आपका नॉर्मल ब्राउजर का। अगर ब्राउजर में अंदर में जाके देखूं तो इस तरह से ये रेंडरिंग होता है। ये कौन करता है, आपका ब्राउजर का जो इंटरप्रेटर होता है वो रेंडर करता है इस तरह से, ओके। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये जो बॉडी है ना, तो बॉडी में इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट साइड बॉडी, मिडल साइड बॉडी, फिर राइट साइड बॉडी। अभी आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, जैसे मैंने आपको बताया कि रिएक्ट के वेबसाइट पे जाके यही एक लेफ्ट साइड की बॉडी मैं क्या करूँगा, एज ए कंपोनेंट कंसिडर करूँगा। यहाँ पे मैं उसको कॉल करूँगा, उसकी कॉपी, फिर इसकी कॉपी यहाँ पे कॉल करूँगा। मतलब कंपोनेंट इज नथिंग एज व्हाट, अ पीसेस ऑफ ब्लॉक कोड। यहाँ पे मैं इसको वही स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉल कर दूंगा, यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो रेंडर करते समय क्या होगा, वो रेंडरिंग क्या करेगा, सिर्फ एक कंपोनेंट्स को रेंडर करेगा। तो उसको मालूम है कि इसका ही कंपोनेंट है ये, ओके। तो ये कंपोनेंट का फीचर अभी यहाँ पे इस रिएक्ट में आया, जैसे कि उसके थ्रू हम बढ़िया यूआई इंटरफेस यहाँ पे दिखा सकते हैं, यूजर इंटरफेस दिखा सकते हैं। जैसे फुटर यहाँ पे आ गया, और अनदर वे से मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से। हेडर है, ओके, जो पहला है हेडर यहाँ पे स्ट्रक्चर में आएगा, यूआई स्ट्रक्चर में आएगा इस तरह से। फिर मेनू बार है, तो यहाँ पे साइड में आ गया मेनू बार। फिर नेक्स्ट आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी है, ओके, यहाँ पे। और फिर ये फोर्थ वही कंपोनेंट है, थर्ड वाला, और ये फिफ्थ वाला वही कंपोनेंट है, ओके। और फुटर आपका लास्ट में यहाँ पे 6.1 पे। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हर एक स्ट्रक्चर के लिए, मतलब हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग कंपोनेंट है। अगर मुझे हेडर दिखाना है, हेडर पोजीशन दिखानी है, तो एक खुद का एक कंपोनेंट है, ओके। फिर नेविगेशन दिखाना है, तो हर एक खुद का एक कंपोनेंट है। फिर थर्ड ये वाला एक कंपोनेंट है, और इसके ही दोनों चाइल्ड है, ये फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। और ये फुटर एक अलग कंपोनेंट है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो मतलब क्या, एक ट्री स्ट्रक्चर यहाँ पे इस रिएक्ट में बनेगा, ओके। तो रेंडर करते समय क्या करेगा, वो रेंडरिंग करेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स, इस तरह से। अगर इन केस फिफ्थ वाले में कोई चेंजेस होता है यहाँ पे, ओके, तो वो क्या करेगा, वो अपडेट करेगा इटसेल्फ। वो क्या करेगा, रिएक्ट अपडेट इटसेल्फ, ना कि वो फुल स्ट्रक्चर अपडेट करेगा। तो पहले वाले रिएक्ट से पहले क्या होता था, अगर मैं डोम स्ट्रक्चर लूं, ओके, जैसे कि ये वाला लास्ट लेक्चर अगर मैं देखूं यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे क्या होता था, अगर मैं कोई यहाँ पे हेडर चेंज कर दिया, पैराग्राफ चेंज कर दिया, तो क्या होता था कि पूरे जो भी स्ट्रक्चर था इस पेज का, इस HTML डॉक्यूमेंट का, ओके, तो वहां पे क्या होता था, सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे रिफ्लेक्ट होते थे, रिफ्रेश होते थे, तभी वो उसका रेंडरिंग हमें ब्राउजर के ऊपर दिखता था। यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर यहाँ पे दिखता था, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जहाँ पे कुछ होगा। बट यहाँ पे रिएक्ट में क्या है, अगर ये फिफ्थ वाला कंपोनेंट चेंज होता है, उसका हेडर और बॉडी चेंज होता है, तो यहाँ पे वो रिफ्रेश हो जाएगा, और उसका इफेक्ट इन सारे बाकी कंपोनेंट्स पे नहीं पड़ेगा, ओके। तो वो जो भी कुछ चेंज हुआ है वो ब्राउजर के ऊपर फटाक से दिखाई देगा,
विदाउट एनी रिफ्रेश, मतलब रिफ्रेश यहाँ पे ही हो जाएगा। तो ये सारा फीचर इस रिएक्ट में जेएस लाइब्रेरी में है, जो कि यूजर इंटरफेस के लिए बहुत ही बढ़िया है। अभी आते हैं हम फाइल एंड फोल्ड स्ट्रक्चर में। ओके, तो अभी मुझे मालूम, अगर आप बार बार अगर वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि डोम ट्री स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या था, फिर रिएक्ट क्या आया, रिएक्ट में कंपोनेंट कैसे बने, हमने बनाए। ओके, और उसके बाद कंपोनेंट्स में और डोम ट्री स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या था, ये आपको ध्यान में लाना है सब कुछ चीजें। ओके, तो ये चीज बन गई आपकी यहाँ पे। अभी मैं इस एडिटर पे जाता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ और फाइल फोल्ड स्ट्रक्चर में जाता हूँ यहाँ पे। तो टेस्ट, ये सबसे पहले आपका फोल्डर है यहाँ पे, नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स इज नथिंग एज व्हाट वी कैन टेक अ लाइब्रेरीज। यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, जो कि पहले लाइब्रेरीज हमने जैसे जैसे डेवलपमेंट आया यहाँ पे, तो स्टार्ट से लेके अभी तक जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी लाइब्रेरीज इस नोड मॉड्यूल में है। जैसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं नोड का, उसके साथ ही ये लाइब्रेरी वहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है, पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये सारे मॉड्यूल्स नोड मॉड्यूल्स में यहाँ पे लाइब्रेरीज है। देन सेकंड आपका फोल्डर है पब्लिक फोल्डर। ओके, तो पब्लिक फोल्डर में यहाँ पे सारी स्टैटिक पेजेस मतलब कि यहाँ पे कैसा होगा कि आप यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ फेविकॉन आइको, मतलब ये आइकॉन है फेविको, यू नो, हम ये आइकॉन कब कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि अगर आपके कोई वेबसाइट है, ओके, तो उस वेबसाइट के साइड में यहाँ पे जो आइकॉन दिख रहा है आपको, ये ड्राइव का, ये वाला ड्राइव, ये ड्राइव का नथिंग एज व्हाट आइको। ओके, सो ये रिएक्ट का ये एक प्रकार से आपका ये आइकॉन है। ओके, देन index.html, मतलब ये सारी स्टैटिक पेजेस है, जब स्टैटिक है इसमें कुछ चेंज होने वाला ही नहीं है। ओके, तो index.html में एक डिव है रूट, तो इस रूट के थ्रू ही मैं सब कुछ डिजाइन कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था आपको प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंटेशन में जाऊँ तो यहाँ पे रूट जो मैंने बोला था, कहाँ पे, यहाँ पे रूट, ये रूट के थ्रू ही मैं सब कुछ डिजाइन कर रहा हूँ। ओके, तो ये वाला index.html वहाँ पे है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे। ओके, तो index.html सब स्टैटिक है, उसका png है, फिर लोगो है, फिर अगर मुझे manifest.json, मतलब कि अगर कुछ आइकॉन वगैरह आपको दिखाने हैं, फेविकॉन दिखाने हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो साइजेस यहाँ पे बनी है, ओके, बैनर्स बने हैं, सारी यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट लिख के रखी है मैंने फॉर जेसॉन में। ओके, ये प्योरली जेसॉन है। ओके, तो उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट robot.txt। ओके, मतलब कि अगर मुझे जो भी कुछ एप्लीकेशन बनाने वाले हैं आप, ओके, इस वर्जन के थ्रू, मतलब कौन सा वर्जन, अगर मैं package.json में जाऊँ ये वाले वर्जन में, तो उस वर्जन में उस एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स हैं, उसके सारे मेटा कीवर्ड जो होते हैं, ओके, वो मेटा कीवर्ड्स हम यहाँ पे लिखेंगे, और उस मेटा कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बना सकते हैं। मतलब अगर आपकी वेबसाइट आपको रैंकिंग ऊपर लानी है तो उसके लिए आपको एसईओ की जरूरत पड़ती है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और वो कब कर सकते हैं हम, जब आपके पास आपके पेजेस में मेटा कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ है, तो आप यहाँ पे इस robot.txt में आप डाल सकते हैं। ओके, मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, अगेन सॉरी। ओके, अगर मुझे ये देखना है कि index.html, फेविकॉन वगैरह सब कुछ, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टैटिक पेज देखने के लिए यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे जस्ट मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं टर्मिनल पे आया और मेरा ऑटोमेटिकली मेरा फोल्डर जो भी कुछ है 10 नोड वो आ गया यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे है ना एक जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बना है वहाँ पे मैं जाता हूँ, CD टेस्ट नाम का मेरा प्रोजेक्ट था। ओके, तो यहाँ पे मैं जाने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर होने के बाद यहाँ पे मैं npm स्टार्ट करता हूँ, मतलब आपका सर्वर यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, एंटर किया। ओके, जैसे सर्वर स्टार्ट होगा मैं ऑटोमेटिकली ब्राउजर के ऊपर आ गया। ओके, ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे उसने ये देखो, ये फेविकॉन है, ये फेविकॉन, ये आइकॉन दिख रहा है आपको, ये वाला। ओके, रिएक्ट ऐप नाम है आपका। फिर ये अब मैंने बोला था बैनर्स वगैरह जो बनाए उसने, वो सारे आइकॉन्स वगैरह यहाँ पे हैं। ओके, देन रिएक्ट ट्यूटोरियल यहाँ पे नाम दिख रहा है आपको। ओके, अभी ये हो गया स्टैटिक पेज, ये स्टैटिक पेज index.html आपको दिख रहा है रूट के बीच में, ये सब रूट के बीच में हो रहा है।
ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग। ओके, ये जो पीएनजी आपको दिख रहा है, ये पीएनजी रोटेट हो रहा है सब कुछ। ओके, तो ये वाला स्टैटिक पेज में आता है। देन सोर्स में मैंने बोला था कि यहाँ पे जितने भी आप कंपोनेंट्स बनाओगे सारी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे होंगी, सारे के सारे कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे होंगी। जितने आप कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बाय डिफॉल्ट app.js नाम का कंपोनेंट है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट ट्यूटोरियल के जगह पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी डाल दिया मैंने, टुडे यू आर द फर्स्ट डेमो लेक्चर, ऐसा मैं डाल दिया यहाँ पे। ओके, और मैं उसको यहाँ पे सेव करता हूँ। ओके, सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे आ गया टुडे योर फर्स्ट डेमो लेक्चर। पहले रिएक्ट ट्यूटोरियल था, अभी यहाँ पे टुडे योर फर्स्ट डेमो लेक्चर। मतलब मैंने क्या किया, इस कंपोनेंट में जाके चेंजेस किए और उसको सेव किया। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया, विदाउट रिफ्रेश ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। जैसे मैंने बोला था प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे आने के बाद कि ऑटोमेटिकली आपका अगर 5th नोड है, अगर मैं उस पर चेंजेस करता हूँ तो चेंज हो जाएगा इटसेल्फ, ना कि पूरे पेज को मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसका, अगर समझने के लिए, अगर आपको समझना है तो। ओके, तो इस तरह से मैं कंपोनेंट्स बना सकता हूँ। तो उस कंपोनेंट के रिगार्डिंग सीएसएस बना सकता हूँ। फिर ये टेस्ट, ये कुछ काम करनी है। index.css जो बाय डिफॉल्ट पेज आपका index.js। ओके, तो यहाँ से मैं इस ऐप को, ये app.js को यहाँ पे मैं रेंडर कर रहा हूँ। रेंडर कर रहा हूँ मतलब क्या मैं कहाँ पे दिखाना है मुझे। ओके, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने app.js में देख के रखी है यहाँ पे कि मुझे वो कहाँ पे दिखाना है जेएस में। तो ये पैराग्राफ में है, तो एंकर टैग है उसके बीच में, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इस app.js में बना के रखी है। तो मैं बाद में मैं बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाने वाला हूँ, उसके बाद उस कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, उसके टाइप्स कौन से हैं। ओके, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो index.css मतलब क्या कि इस इंडेक्स के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ मैं। जेएस रेंडर करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं रेंडर कर सकता हूँ। ओके, तो उसके बाद लोगो, एसएसवी, ये कुछ काम करनी है। देन रिपोर्ट, विटल्स, ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। देन सेटअप टेस्ट.js, ये रेंडर करने के लिए जो इंपोर्ट करने की फाइल लगेगी, टेस्ट फाइल, वो सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये सोर्स के रिगार्डिंग, सोर्स में सिर्फ आप कंपोनेंट्स ऐड करोगे और index.js में आपको उसको रेंडर करना पड़ेगा। ओके, दैट इज द मेन थिंग ऑन देयर। ओके, यहाँ पे देन मैं आता हूँ इट्स गिट इग्नोर में आता हूँ। गिट इग्नोर किस लिए है कि अगर आपको गिट और गिट के बीच में जो गिट हब है, ओके, आपको पुश और पुल करना है सारी फाइल्स वहाँ पे रिपोजिटरी में, तो उसके रिगार्डिंग ये वाला आप यहाँ पे सारी कमांड्स यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन वी कम टू द लॉक, पैकेट लॉक जेसॉन में। यहाँ पे क्या है कि सारी डायरेक्टरी जितने भी पैकेजेस हैं, सब पैकेजेस यहाँ पे दिखेंगे, लॉक फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेंगी, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। इतना ये भी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, देन packet.json, ये वाली इंपॉर्टेंट फाइल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली फाइल है। मैं इसको मिनिमाइज या एग्जिट ही कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, और इसके बीच में जाते हैं हम लोग। तो packet.json के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि नेम वर्जन्स आपको आते हैं। प्राइवेट मतलब क्या, इसी रिगार्डिंग पैकेज के रिगार्डिंग है, तो इसलिए मैंने ट्रू किया है। ओके, देन डिपेंडेंसीज, अभी डिपेंडेंसीज मतलब कि कितनी सारी लाइब्रेरीज है यहाँ पे। जैसे कि टेस्ट, जैसे पैकेज आपने इंस्टॉल किया है यहाँ पे, तो एक टेक्स्ट की जितने भी लाइब्रेरीज हैं, टेस्ट लाइब्रेरीज यहाँ पे हैं इनिशियली, वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। टेस्टिंग लैब वगैरह सब कुछ जो भी कुछ है उसके थ्रू हम रेंडर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपकी लाइब्रेरीज है रिएक्ट। ओके, जैसे रीयूजेबल हम करते हैं उस कोड को। ओके, मतलब कि मैंने बोला था कि एक कंपोनेंट्स को मैं कॉपी या स्टैक को मैं पेस्ट कर सकता हूँ अलग अलग, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी लाइब्रेरीज के बीच में क्लासेस और फंक्शंस होंगे वो सारे यहाँ पे हैं। देन रिएक्ट डॉम, रिएक्ट डॉम इसलिए है कि अगर उस पेज के रिगार्डिंग जितने भी आपके हिरार्चिकल स्ट्रक्चर बना है और उस हिरार्चिकल स्ट्रक्चर में आपको कहाँ पे क्या दिखाना है,
उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशंस और उसके क्लासेस और फंक्शंस इस रिएक्ट डोम लाइब्रेरीज में है। ओके, ये वर्जन वाइज है। ओके, देन रिएक्ट स्क्रिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट स्क्रिप्ट मतलब कि जैसे आप बोल सकते हैं ना कि मैंने एक फाइल लिया था, फिर फाइल को मैंने उस वेब सर्वर के फोल्डर में डाल दिया, फिर वेब सर्वर के फोल्डर में जाके फिर उस पोर्ट पे वो ओपन होगा, फिर वहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा, फिर बिल्ड होगा, तो ये प्रोडक्शन बन गया पूरा। टोटली हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन बना रहे। मैंने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए लिया था, उसको बनाने के बाद उसको मैंने बिल्ड कर दिया, डिस्प्ले कर दिया और पब्लिक के सामने रख दिया। ओके, तो ये सारी प्रोसेस इस रिएक्ट स्क्रिप्ट में होंगी। देन नेक्स्ट है विब विटल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं बोल देता हूँ। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। मतलब मैट्रिक्स मतलब कि बोलते हैं ना, हम इस काउंट करेंगे कि इस जितने भी टैग्स और जितने भी एलिमेंट्स आपने लिए थे उसका परफॉर्मेंस, उसका स्पीड वगैरह सब हम यहाँ पे वेब विटल से काउंट कर सकते हैं। ओके, हम जियोग्राफिकल भी बना सकते हैं बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना आपको ध्यान में रखना कि मैट्रिक्स काउंट करेगा, परफॉर्मेंस और स्पीड वगैरह सब कुछ। ओके, देन नेक्स्ट है आपका स्क्रिप्ट। तो ये npm अलाउज करता है स्क्रिप्ट्स को। ओके, आपका जो भी प्रोजेक्ट्स आप बनाने वाले हैं, एप्लीकेशन बनाने वाले हैं उसके लिए। ओके, तो स्टार्ट करने के टाइम पे आप स्टार्ट करोगे, npm स्टार्ट हमने जैसे किया, तो स्टार्ट होते समय जितने भी कंपोनेंट्स है, index.js है, index.html है, वो यहाँ पे बूट हो जाएगा। ओके, जब आपने पाथ दिया होगा इसके रिगार्डिंग, आप कस्टम भी कर सकते हैं यहाँ पे पाथ, बट मुझे कस्टम नहीं करना है। मैं यही बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, आप इतना बहुत सारा डिटेल में जा सकते हैं इसके बीच में, सिर्फ मैं ओवरऑल फाइल फोल्डर के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। ओके, तो मैंने स्टार्ट कर सकता हूँ, फिर मैं बिल्ड कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला आपको कि उस प्रोजेक्ट को उस यूआरएल पे जाके वहाँ पे उस एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, कॉन्फ़िगर करना है और आपको ब्राउजर के ऊपर दिखाना है, तो बिल्ड के थ्रू मैं दिखा सकता हूँ। देन टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं। ओके, वो लाइब्रेरीज आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे उसका यूज भी कर सकते हैं हम टेस्ट को अलग तरीके से। हम बोल सकते हैं कि एक वॉच मोड बनता है यहाँ पे। ओके, उस वॉच मोड में जितने भी स्क्रिप्ट आपने चलाई है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेस्ट में। ओके, तो ये बेसिकली फोकस कर सकते हैं हम सर्च पैटर्न के लिए, दैट्स इट, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। देन इजेक्ट के बारे में तो बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ बाद में। ओके, इतना ये अभी तक मैं इसके ध्यान नहीं दूंगा। जब मैं इसके ऊपर आऊँगा ना, ये स्क्रिप्ट के ऊपर, इजेक्ट के ऊपर, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा इजेक्ट क्या होता है एक्चुअली। देन एल्स इंट कॉन्फिग जो होता है, ये बेसिकली क्या हो सकता है, आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो सकता है। और मैं बोल सकता हूँ कि इंडेक्सिंग होता है ना हर एक डॉक्यूमेंट्स का, अगर आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका इंडेक्सिंग होता है, उसके प्रकार से यहाँ पे इंडेक्सिंग है। तो जैसे आपका रिएक्ट ऐप है, जैसे आपने इंस्टॉल किया था क्रिएट रिएक्ट ऐप। ओके, तो जो कस्टम आप बनाने वाले एप्लीकेशन वो इस डायरेक्टरी में आएंगे। फिर जो ऑलरेडी टेस्ट फोल्डर था उस फोल्डर में या फोल्डर होगा, तो उस फोल्डर में ये टेस्ट की लाइब्रेरीज सारी हैं। तो ये बोल सकते हैं कि हम एक हिरार्चिकल इंडेक्सिंग है, डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरीज यहाँ पे आती हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंड किया उन्होंने। ओके, देन ब्राउजर लिस्ट है। तो ब्राउजर लिस्ट ये है कि यहाँ पे 0.2 इज ग्रेटर देन, मतलब जितने भी 0.2 वर्जन ब्राउजर्स के हैं उन पे ये सारी जो लाइब्रेरीज हैं वो रन हो सकती हैं, परफॉर्मेंस कर सकती हैं। नॉट ओपेरा मेनी ऑल, जो ओपेरा मेनी है उसके नहीं कर सकते हम यहाँ पे। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है। ओके, देन नेक्स्ट डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट बोल सकते हैं कि हम क्रोम का लेटेस्ट वर्जन पे चलेगा, फायरफॉक्स से चलेगा, सफारी पे चलेगा, जो लेटेस्ट वर्जन है उसके रिगार्डिंग जितने भी हैं वो यहाँ पे चलेंगे। ओके, देन दैट इज अबाउट दी package.json। अगर आपको इसकी हर एक लाइन का डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि अगर कोई नया पैकेज आता है यहाँ पे, तो पैकेज में कैसे यहाँ पे डालूंगा, जैसे कि सपोज एक वैलिडेशन का पैकेज है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैलिडेशन, यहाँ पे एक पैकेज है सपोज, और उसको मैं जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा मैं यहाँ पे वर्जन डाल दूंगा, जैसे कि 2.0.3 ऐसे वर्जन्स है, तो यहाँ पे मैं वर्जन डाल सकता हूँ। अगर वर्जन डालने के बाद उसको अगर इंस्टॉल करना है यहाँ पे, ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस वर्जन जो भी मैंने वैलिडेशन का वर्जन डाला था, तो आप सिंपली इस टर्मिनल पे जाके, वहाँ पे यहाँ पे टर्मिनल पे जाके
यहाँ पे सॉरी, या यहाँ पे भी जाके टर्मिनल पे जाके आप सिंपल उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि npm इंस्टॉल करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वैलिडेशन वाला जो भी पैकेज होगा आपने किया होगा। ओके, अदरवाइज npm इंस्टॉल भी खाली कर दिया, एंटर मार दिया यहाँ पे जो भी पैकेज आपने डाला होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, सिर्फ फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ यहाँ पे package.json में होती है और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर प्रोजेक्ट, ओके, ऑन योर रिएक्ट। तो दैट्स इट। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो एंड टोल टू योर other friends circles, okay, colleagues and then all. Okay, thank you so much for